नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके साइंस की क्लास में इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और सब कैसे हैं आप सब? आशा है कि सब बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम साइंस की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके एसएससी से रिलेटेड हों या रेलवे से रिलेटेड हों, तो आज हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, या इंटरन कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, कि कैसे पदार्थ को हम चेंज कर सकते हैं। मीन्स कोई ठोस है तो उसको द्रव में, द्रव है तो गैस में, गैस है तो क्या वापस उसको ठोस में बदला जा सकता है, या ठोस को द्रव में, द्रव को ठोस को में, ठोस को द्रव को गैस में, गैस को द्रव में। आज हम लोग इसकी बात करेंगे। वैसे लास्ट क्लासेस में जब हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था आपको इसके बारे में। चलिए तो आज हम देखते हैं क्या वो चीज़ें हैं, क्या ज़रूरत होती हैं चीज़ों की पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए, और इससे जुड़े हुए जो टेक्निकल शब्द हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आज हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या होता है ये, क्या ज़रूरत होती है चीज़ों की। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम जानते हैं कि बिना एनर्जी के संसार में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो वो एनर्जी यहाँ जो पदार्थ की अवस्था में चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस के लिए जो नेसेसरी है या जरूरी चीज़ है वो है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, किसी निश्चित तापमान पर ऊर्जा या ऊष्मा की वह मात्रा होती है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं क्या है कि गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जिसमें किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होती है। देखिए, हम अगर पानी को बर्फ में बदलना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, या बर्फ को वापस पानी में पिघलाना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस एनर्जी को ही हम लेटेंट हीट कहते हैं। कई बार हम लोग सुनते हैं कि क्यों हम भाप से अधिक ज़्यादा जल जाते हैं जबकि आग से नहीं जलते। तो इसके पीछे भी जो कारण है वो है लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। देखिए, जो लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, वह किसी पदार्थ की तापमान में वृद्धि नहीं करती है और उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज, वृद्धि नहीं करती। तो ध्यान रखना है, केवल वही ऊष्मा होती है, वह एनर्जी होती है जो किसी परिवर्तन के दौरान उसके लिए आवश्यक है। गुप्त ऊष्मा संलयन या वाष्पीकरण की ऊष्मा भी हम कहते हैं। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं किसी ठोस को पिघलाने के लिए या किसी तरल को जमने से जुड़ी गुप्त ऊष्मा को संलयन की ऊष्मा कहते हैं। संलयन की एक प्रकार से लेटेंट हीट को ही हम लोग कहते हैं किसी ठोस को पिघलाने के लिए। पिघलाना मतलब उसको गर्म करेंगे, ठीक है, और या किसी तरल से जमने से जुड़ी ऊष्मा को हम उसके संलयन की ऊष्मा कहते हैं। इसको हम एज ए इक्वेशन के रूप में Q इक्वल टू M इंटू एल, Q अमाउंट हो गया, M मास हो गया, L लेटेंट हीट हो गई। ठीक है, तो हम गुप्त ऊष्मा को किस रूप में दर्शाते हैं? Q इक्वल टू M इंटू एल में के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, इसे दर्शाते हैं। तो जितनी बड़ी अवस्था में परिवर्तन करना है उतनी ही हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। चलिए इसी बात को हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। लेटेंट हीट क्या है? मैंने पहले ही बताया था कि जो बच्चे इंग्लिश में कर रहे हैं उनको मटेरियल इंग्लिश में मिलता रहेगा। तो लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी दैट हैज नो टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक मात्रा को। लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। अभी मैंने बताया ये पदार्थ की अवस्था के तापमान को वृद्धि नहीं करती है। लेटेंट हीट कैन बी फ्यूजन और वेपोराइजेशन। तो ये संलयन या वाष्पीकरण की ऊष्मा होती है। The latent heat associated with melting or solid or freezing a liquid is called heat of fusion। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कभी कभी लेटेंट हीट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, संलयन की ऊष्मा, हीट ऑफ फ्यूजन। वही मैंने बताया। फिर इसको हम रिप्रेजेंट किस करेंगे? Q इक्वल टू M इंटू एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि भाई किसी चीज़ की अवस्था में परिवर्तन के लिए वो फैक्टर कौन से हैं। मीन्स पदार्थ की अवस्था, ठोस को द्रव, द्रव को गैस में, गैस को वापस द्रव को वापस ठोस में,
बदलने के लिए हमें किन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें हैं हमारी, एक हमारी प्रेशर होती है और एक हमारा टेम्परेचर होता है। तो हम देखते हैं कि क्या कैसे को ज़रूरत होती है। देखिए, पदार्थ की भौतिक अवस्था को दाब और ऊष्मा को बढ़ाकर या घटाकर बदला जा सकता है। तो चाहे हम टेम्परेचर बढ़ाएं या टेम्परेचर घटाएं या प्रेशर बढ़ाएं या प्रेशर घटाएं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा करके भी और घटा करके भी, दोनों स्थिति में क्या होगा, कैसे होगा, अभी हम जस्ट 1 मिनट में आगे समझते हैं इस बात को। ठीक है, हम इसको आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, ये देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कैसे टेम्परेचर और प्रेशर से आपस में एक दूसरे इंटररिलेट करके चीज़ों की अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई ठोस है, सॉलिड है, जैसे सिंपली हमारे पास सॉलिड एक आइस है, बर्फ है। ठीक है, हमारे पास बर्फ है, ठीक है, बर्फ है, उसको हमें द्रव में बदलना है, मीन्स वाटर में चेंज करना है, पानी में बदल देना या जल में बदलना है। जल में बदल देना है, पानी लिक्विड होता है, और उसी को हम वाष्प या स्टीम में बदल दें। ठीक है, वाष्प या हम उसको स्टीम में बदल दें, तो क्या होगा भाई, तो कैसे इसको करना पड़ेगा कि कैसे हम किसी ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, मीन्स हम लोहा है, लोहे को पिघला दें लिक्विड फॉर्म में और उसको पिघला दें तो वो गैसियस फॉर्म में आ जाए, यही चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, तो या फिर हम उसको वापस पिघले हुए गैसियस फॉर्म को, वाष्प को हम ले आए जल में, जल को वापस बर्फ में। हमें क्या करना पड़ता है, देखिए एक ही रिलेशन है, हमें सॉलिड को लिक्विड करने के लिए हमें उसको मेल्ट करना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, उसका तापमान बढ़ा देंगे, लेकिन साथ ही साथ में उसके ऊपर से लगे प्रेशर को हमें घटाना पड़ेगा, वो अपने आप घट जाएगा। ठीक है, गर्म करेंगे तो उसके मालिक्यूल दूर जाएंगे, तो उसमें प्रेशर कम हो जाएगा। इसी तरीके से लिक्विड को और गैस में फैलना, तो इसका मतलब हमें और गर्म करना पड़ेगा, तो हमें और टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे लेकिन उसके ऊपर से प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, तो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स अगर पानी, बर्फ को हमें पानी में, पानी को वाष्प में बदलना है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अब आप हमसे क्या करें, नहीं, रिवर्स करिए, वापस स्टीम को जल में, तो हम भाई पानी को क्या करेंगे, गैस को बस कर देंगे भाई, ठंडा कर देंगे, वाष्प को ठंडा करेंगे, तो संघनन जिसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे और प्रेशर को उस पर बढ़ा देंगे गैस पे। तो गैस पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, जल आ जाएगा। तो जल को वापस हमें ठोस बदलना है, तो और क्या कम करेंगे, हम और टेम्परेचर कम करेंगे भाई, पानी को बर्फ में बदलेंगे तो तापमान और घटाएंगे। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, लेकिन प्रेशर हमें और बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हमें हमारे दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हों बच्चों, और ये आपको सेट करना पड़ेगा। देखिए, एग्जामिनर क्या करता है, शब्दों में क्वेश्चन को खेलता है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर घटाना पड़ेगा, प्रेशर घटाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने और दाब को घटाने पर ठोस द्रव और द्रव गैस में बदल जाते हैं। अगर हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, टेम्परेचर को घटा दें और प्रेशर को बढ़ा दें, तो हमारी गैस वापस लिक्विड में, लिक्विड और भी ऐसा कम करने पर सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यही बात देखिए पीछे हम लोगों ने लिखी हुई है, जो बताया गया था। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था कि दाब लगाने और तापमान कम करने पर गैसों को लिक्विड किया जा सकता है, द्रवीभूत किया जा सकता है, जबकि किसी गैस पर हाई प्रेशर लग जाया जाता है तो वह कंप्रेस हो जाती है, जैसा अभी मैंने बताया। और जब इसके साथ उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो यह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि गैसों को संपीड़ित और शीतलन द्वारा द्रव में बदला जा सकता है। मीन्स जैसे हमारी LPG होती है, CNG होती है, ये क्या होती है भाई, गैसियस फॉर्म में होती हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, इनका टेम्परेचर कम करते हैं, मीन्स इनको कंप्रेस कर देते हैं, अभी ये छोटे से सिलेंडर में बहुत ज़्यादा गैस आ पाती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या हमें करना है, चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ से समझते हैं, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तो उसके आधार पर, जैसे हमारे सिंपल यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या है, आइस, वाटर, स्टीम। ठीक है, अब इनसे जुड़े कुछ टेक्निकल टर्म हम लोग पढ़ेंगे कि भाई चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस तो होता है, लेकिन उसको हम कैसे, किस प्रक्रिया के द्वारा चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए आम लाइफ में, आप जीवन में
क्या उदाहरण होते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है और बहुत बढ़िया। अगर हमें ये फिगर याद रहेगा बच्चों तो हम आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम द्रव को गैस में, गैस को सॉल्ट ठोस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको लगभग हर बार पूछता है, या तो वो एग्जाम्पल के बेस पे क्वेश्चन पूछेगा, या उस टेक्निक का नाम क्या है, तकनीक का नाम क्या है, किस शब्दों के द्वारा क्या करते हैं हम। देखिए अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो उसके लिए हमें उसे गर्म करना पड़ेगा, उसको मेल्ट करना पड़ेगा, तो उसे हम गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठोस हमारे पास, मैंने पहले कहा सॉलिड सबसे अच्छा यूनिवर्सल है कि हमारे पास बर्फ है, आइस है, हमारे पास बर्फ है, आइस है। अब इस बर्फ को हमने क्या किया, सॉलिड को हमने लिक्विड में बदला। तो लिक्विड में बदलने के लिए मेल्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने संलयन बताया था, संलयन भी कह सकते हैं, मेल्टिंग। तो वो लिक्विड में बदल गया। वो लिक्विड क्या, हमने एग्जांपल ले लिया वाटर या जल, ठीक है, पानी में बदल गया। अब लिक्विड या जल को अब हमने क्या किया, वापस हमने कहा कि भाई कि द्रव को वापस हम सॉलिड में बदल देंगे, द्रव को वापस में सॉलिड में बदलेंगे, तो हम जल को बर्फ में बदलेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहते हैं। इसी का सॉलिडिफिकेशन जमीकरण या हिमीकरण, हिमीकरण कहलाता। ध्यान रखिएगा, हिमीकरण, हिम में बदलना, सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग कहते हैं। तो भाई कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी द्रव में बदल जाएगा और कितना फ्रीज में, ये काम होते हैं हमारे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, ठोस द्रव में और द्रव ठोस में अगर डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो प्रोसेस का नाम यहाँ पूछ रहा है कि क्या कहते हैं। तो मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में बदलना, और फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले शब्द कौन से होते हैं, एक शब्द हमें मिलता है वेपोराइजेशन, संघनन, और एक हमें उसका मिला कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन वाष्पीकरण होता है, और कंडेंसेशन संघनन होता है। आई थिंक आपको जो स्लाइड्स में पूरी तरह से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, इसलिए मैं ऐसा लिख नहीं रहा। देखिए वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होता है, हम लिक्विड को गर्म करें, गर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, फिर से मैंने कहा टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ेगा और हमें प्रेशर उस चीज़ पे घटाना पड़ेगा। ठीक है, वो किस में बदल जाएगी, गैस में, गैस या स्टीम में। हम वाष्प लिख सकते हैं यहाँ, वाष्प या स्टीम। ठीक है, स्टीम में बदलना पड़ेगा। अब हमें स्टीम को वापस लिक्विड में बदलना है, स्टीम को वापस लिक्विड में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे टेम्परेचर को कम करेंगे और प्रेशर को बढ़ा देंगे। कहने का मतलब भाप फिर से पानी में बदल जाएगा, वापस चला जाएगा। अभी मैं उदाहरण बताऊंगा, कौन कौन से उदाहरण हमारी आम जिंदगी में से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपने देखा होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। क्या होता है ऊर्ध्वपातन, या उसका रिवर्स डिपोजिशन या निक्षेपण। देखिए आम जिंदगी में जनरली हम लोग देखते हैं कि भाई पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, भाप को ठंडा करेंगे तो वापस पानी बन जाएगा। ठीक है, या पानी को जमाते हैं तो बर्फ को पिघलाते हैं तो वो पानी बन जाता है। तो ऐसी चीज़ों को तो हमें फ्रीजिंग शब्द याद रखना, मेल्टिंग याद रखना होता है, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होते हैं, सब्लिमेशन वह प्रक्रिया होती है, सब्लिमेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी ठोस को अगर गर्म करें, ठोस को गर्म करते हैं तो ठोस, टेक्निकली हम ठोस को गर्म करते हैं तो लिक्विड में बदलेगा। लेकिन जब हम किसी ठोस को गर्म करें, उसको गर्म करें और ये द्रव में ना बदल कर, द्रव में ना बदले बल्कि सीधे डायरेक्ट गैस में बदल जाए, जो पदार्थ, ऐसे पदार्थ
जिनको हम गर्म करें और लिक्विड में ना बदलने के स्थान पर सीधे सॉलिड में चले जाएं, सॉरी गैस में बदल जाएं, स्टीम में बदल जाएं, वाष्प हो जाएं, वाष्पीकृत हो जाएं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातित सब्सटेंस सब्लिमेशन के उदाहरण माने जाते हैं। जैसे एक आम लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम गर्म करें और वो सीधे किसमें बदल जाती हैं? वो सीधे भाप में बदल जाती हैं, स्टीम में। जैसे अमोनियम सल्फेट क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए, अमोनियम क्लोराइड को हम जब गर्म करते हैं, हम इसको गर्म करते हैं, हीट करें, तो देखिए ये दो चीज़ों में ब्रेक हो जाता है। एक NH3 अमोनिया में बदलता है और ये एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनियम क्लोराइड को हम गर्म करेंगे तो ये सीधे लिक्विड में चेंज नहीं होगा, एक अमोनिया गैस हमें मिलेगी NH3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भाई NH4Cl किस का उदाहरण है, कैसा पदार्थ है? तो ये ऊर्ध्वपातन से जुड़ा हुआ, मीन्स सब्लिमेशन का। इसको गर्म करिए, ये लिक्विड में नहीं चेंज होगा, सीधे सॉलिड में बदल जाएगा। अब हम दूसरे उदाहरण देख लेते हैं ऊर्ध्वपातन के। ऊर्ध्वपातन के देखिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने देखा अमोनियम क्लोराइड, अब दूसरे देख लेते हैं। जैसे ये भी हमारी जिंदगी में जुड़ा हुआ, आपने नाम सुना होगा, जो होती है नैफ्थलीन बॉल्स। नैफ्थलीन की गोलियां देखते हो ना, जो कपड़ों में एक वाइट कलर की गोलियां आती हैं कीड़े हटाने के लिए चीज़ों में, या वॉशरूम वगैरह में यूरिन में डालने के लिए, बाथरूम में देखते हो वाइट कलर की गोलियां पड़ी रहती हैं। ये क्या होती है? धीरे 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 अपने आप खत्म होती रहती है। तो वास्तव में क्या है, वो ऐसी जगह डाली जाती है जब उनमें टेम्परेचर बढ़ता है तो वो धीरे धीरे उड़ती रहती है। आजकल इसी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे एयर प्यूरीफायर्स, जो हमारे एयर प्यूरीफायर्स आते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे ही होते हैं, वो धीरे धीरे स्मेल उसमें मिला दी जाती है। गाड़ियों के अंदर, रूम में, टॉयलेट में, वॉशरूम में, कहीं भी आप लगा दीजिए, तो उससे क्या होता है? वो भी एक प्रकार के नैफ्थलीन बॉल्स हैं। तो नैफ्थलीन बॉल्स में मतलब क्या, अगर हम अच्छी परफ्यूम सुगंध मिला देंगे तो सुगंधित हो जाएंगे, बदबूदार मिला दे तो बदबू आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे हैं वो वैसे ही हैं। ठीक है, तो नैफ्थलीन बॉल्स ये भी क्या है? ये गर्म होते हैं, इनको धीरे से गर्म करेंगे तो ये अपने आप भाप में बदलेंगे और स्मेल दे देंगे। ठीक है, नैफ्थलीन बॉल्स हो जाएगी। इसके अलावा देखिए आयोडीन, आयोडीन को भी देखिए, आयोडीन को हम गर्म करते हैं तो सीधे भाप में बन जाती, स्टीम में बदल जाती है, गैस में। अब देखिए इसका उदाहरण क्यों, आप इसीलिए कहते हैं कि खाने में नमक सबसे बाद में क्यों मिलाया जाता है? तो देखिए नमक में एक बहुत ही अनिवार्य चीज़ होती है, दैट इज आयोडीन सब्सटेंस। तो आयोडीन को हमें खाने में सबसे बाद में क्यों डालना चाहिए? क्योंकि आयोडीन में ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, और जैसे ही उसमें हम खाने में डालते हैं वो सीधे उड़ जाएगा, और आयोडीन हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, भाई प्याज में डाल देंगे और उसको प्याज में घिसते उबालते रहेंगे ताकि प्याज पक जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नमक को क्या कहते हैं? नमक को खाने में अंतिम में डालना चाहिए, जब हम कुकर या बर्तन का ढक्कन बंद करने वाले हैं, ताकि वो अगर उड़ता भी है तो बर्तन में चिपक जाए और स्टीम के रूम में ठंडा होकर वापस आ जाए। ठीक है, तो वो सीधे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये आयोडीन है, तो आयोडीन भी सब्लिमेशन का एक उदाहरण है, नैफ्थलीन बॉल्स भी इसका उदाहरण है, और हमने अभी अमोनियम क्लोराइड पढ़ा, NH4Cl। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आम लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं वो है कपूर। कपूर, जिसको इंग्लिश में कम्फूर लिखते हैं हम लोग, तो कपूर। कपूर देखिए होता है क्या है, कपूर को हम जलाते हैं वो तो सीधा किस में? गैस में उड़ जाता है। और कपूर को अगर हम चाहें उसके गैसियस फॉर्म को वापस सॉलिड में फिर से चेंज किया जा सकता है। तो जो भी होते हैं तो वापस हम डिपोजिशन भी कर सकते हैं इसका, और सब्लिमेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए इनका सब्लिमेशन का उदाहरण मैंने बताया कि सब्लिमेशन क्या होता है कि हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में ना बदलकर सीधे बच्चों गैस में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बताए। चलिए अन्य कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी आम लाइफ में, यहाँ तो चलिए बर्फ का पानी का बर्फ आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वाष्पीकरण के एग्जाम्पल्स बताइए भाई। वेपोराइजेशन का कोई एग्जाम्पल्स हम लोग बताएंगे, जैसे कि भाई वाष्पीकरण क्या उदाहरण है? जैसे कि भाई बारिश का होना, वर्षा होना। बारिश क्या होती है भाई? जब बहुत गर्मी होती है तो जो नदियों का पानी, समुद्रों का पानी है वो क्या है? वेपराइज होता है, ऊपर जाएगा तो पहले क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन फिर आगे क्या होगा? वो संघनन होगा। तो संघनन क्या है? बादल बनते हैं।
कंडेंसेशन से बादल बनेंगे। बादल बनेंगे जब पानी उसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो वही बारिश हो जाती है। तो पानी का उड़कर वायुमंडल में जाना वाष्पीकरण होता है, लेकिन पानी का वही गैस का फिर से ठंडा होना, मतलब टेम्परेचर कम हुआ ऊपर जाके, वो संघनन कंडेंसेशन, बादल बनते हैं और फिर वो बारिश हो जाती है। तो बारिश किसका उदाहरण है? पहले वेपोराइजेशन फिर कंडेंसेशन, संघनन का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि हम लोग जब चेहरा हमारा भीगा रहता है, ठीक है, या हम लोग नहा के आते हैं, स्नान करके आते हैं, शरीर पर पानी की बूंदें पड़ी रहती हैं, तो पंखा चलाने पर या कूलर के सामने बैठने पर हमें बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। गर्मियों में तो बहुत अच्छा, बहुत जल्दी हमें महसूस होता है कि ऐसा क्यों हो जाता है। देखिए क्यों हमें ठंडा लगता है। देखिए हमारे पानी पर, हमारी बॉडी पर जो पानी होता है या हमारा पसीने वाला शरीर होता है और हम सीधे पंखे में ऐसे बैठ जाते हैं तो हमें ठंडक लगता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये वेपोराइजेशन, देखिए पंखा जब चल रहा होता है तो पंखा जब इसकी स्पीड होती है तो वो हमारे शरीर में पसीने के सूखने की प्रक्रिया को क्या करता है? तेज कर देता है। तेजी से वो पसीना वेपोराइज होने लगता है। जब तेजी से वेपोराइज होता है तो हमारी बॉडी क्या है? हीट को रिलीज कर रही होती है। जब हीट को रिलीज कर रही है तो क्या होगा? हमें ठंड महसूस होगा, हमें चेहरा ठंडा लगता है, ठंडा लगने लगता है। ठीक है, अब कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये किसका है कि भाई पंखा चलाने पर पसीने गीले शरीर में हम ठंडा लगने लगता है, ये सब किसके उदाहरण आप बताएंगे? वेपोराइजेशन के। लेकिन संघनन, जैसे घड़े में पानी का ठंडा होना, घड़े में पानी का ठंडा होना, ठंडा होना या ठंडे पानी वाले ग्लास में, ग्लास के बाहर बूंदें जमा होना। हम क्या देखते हैं? ये बिल्कुल हमारी डे लाइफ के है। हम घड़े में, आजकल भाई देखिए स्टूडेंट लाइफ है, बहुत सारे बच्चों के पास फ्रिज रेफ्रिजरेटर नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? घड़ा लाते हैं, घड़े में पानी ठंडा करते हैं। अब घड़े में पानी ठंडा क्या हो जाता है भाई? उसमें क्या बैटरी लगी है, कंडेंसर, कंप्रेशर लगा है, क्या लगा हुआ है? देखिए घड़े का क्या है? अपना एक सिस्टम है। घड़ा मिट्टी जैसे छोटे छोटे होल्स वाले पदार्थ से बना है, मिट्टी से बना होता है, बालू मिला के बनाई जाती है। तो उसमें क्या होता है? वो कहीं बाहर से एनर्जी नहीं लगता, बल्कि जो उसका घड़े का अपना सिस्टम है, उसी मिट्टी से धीरे धीरे एनर्जी वो रिलीज करता है बाहर। कभी एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए घड़े के बाद देखिए पानी की छोटी छोटी बूंदें हो जाती हैं। तो वो घड़े की जो गुप्त ऊष्मा होती है उसी में, घड़े में है पानी की लेटेंट हीट की, वो अपनी एनर्जी रिलीज करती है, मतलब एनर्जी रिलीज करेगी तो वो ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही जब ग्लास वगैरह में हम ठंडा पानी भर देते हैं, उसके सामने वाटर बबल्स आ जाते हैं, तो ये भी किसका है? वो तेजी से टेम्परेचर रिलीज कर रहा है और उसके बाहर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। तो देखिए ये बच्चों, ये एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, क्लास के एग्जाम में। तो ऐसे एग्जांपल्स को आप नोट कर लीजिएगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, सीधे पूछे गए किसका उदाहरण है और कैसा है। ठीक है, तो जो चीज़ें, देखिए एक चीज़ और है हमें जो बताना है आगे, तो ये चीज़ थी हमें इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ अ मैटर, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, इन शब्दों को बिल्कुल याद रखिएगा। सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, लिक्विड का, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्लिमेशन, जो मैंने आपको उदाहरण नोट करवाए हैं, मैंने बाकायदा बताया है। तो इनको नोट्स बना के बिल्कुल याद करिए आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु। व्हाट इज मेल्टिंग? हाँ, फ्यूजन जिसको अभी मैंने पहले बताया। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया है मतलब, भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ को जब हम किसी दूसरी अवस्था में चेंज करते हैं, वापस उसको वापस अपनी अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आ जाता है। किसी पदार्थ का गलनांक बिंदु वह तापमान होता है जिस पर वो कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है। अभी वही बताया मैंने, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग की प्रक्रिया, वही सेम चीज़ है, बस रिटन फॉर्म में आ गई। देखिए गलनांक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, गलनांक क्या होता है? तो गलनांक वह, मेल्टिंग पॉइंट वह बिंदु होता है जिस पर कोई सॉलिड और कोई लिक्विड बैलेंस हो जाते हैं, संतुलन में आ जाते हैं, लिक्विड। ठीक है, जैसे वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अभी मैंने पहले बताया था, पानी क्या है?
संतुलन अवस्था में होता है। वो सॉलिड भी हो, थोड़ा सा वो बर्फ में भी बदल रहा है, और वहाँ पे वो गलन मेल्ट भी हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और कुछ गैसियस अवस्था में भी होता है। वहाँ पर किसी पदार्थ का गलनांक, ध्यान रखिएगा, जो मेल्टिंग है उसका प्रेशर पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है, और आमतौर पर एक स्टैंडर्ड प्रेशर मानक दाब पर होता है। तो मैंने बताया था भाई स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, पहले भी मैंने बता चुका हूँ। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब, या 100 के पास्कल निर्दिष्ट किया गया। तो ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। लेकिन गलनांक के लिए प्रयुक्त टेम्परेचर की इकाई क्या होती है, सेल्सियस। तो इसके लिए हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर की यूनिट, लेकिन किसी पदार्थ का मेल्टिंग किस चीज पर निर्भर करता है, प्रेशर पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ देखिए फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से भाई मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा या कम है, किसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो हमें देखिए बहुत बार क्वेश्चन होता है कि टंगस्टन, टंगस्टन जिसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उच्चतम गलनांक वाली मेटल है। तो किस धातु का, ध्यान रखिएगा एलिमेंट नहीं पूछा गया, किस धातु का, किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सर्वाधिक होता है, ठीक है। वो मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, बहुत बार क्वेश्चन आया है। और इसीलिए टंगस्टन, और कितना होता है वैसे ही 3441 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स हम टंगस्टन को गलेगा, मतलब ये कितना ज़्यादा सॉलिड होता है कि वो टंगस्टन 3414 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है, हाँ मीन्स मेल्ट हो जाता है। इसीलिए टंगस्टन से बने फिलामेंट का हम लोग बिजली के बल्ब में उपयोग करते हैं, विद्युत बल्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में हम किस धातु का तार यूज करते हैं, वो होता है टंगस्टन। क्यों यूज करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसका 3414 डिग्री। और आपको पता होगा अगर कोई बल्ब 100 वाट का बल्ब पूरे दिन जले, तो पूरे दिन भी जले तो उसका टेम्परेचर मैक्सिमम 1400 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। तो अगर वो इतना जा रहा है तो इसका मतलब वो टंगस्टन को पिघला नहीं पाएगा। इसीलिए टंगस्टन जैसे मेटल को देखिए, जो लोहा होता है लगभग 1350 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पिघल जाता है। इसलिए हमें ऐसी धातु का तार चाहिए जो इतनी गर्मी में पिघले ना। इसीलिए कौन सा धातु का तार विद्युत बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करता है, टंगस्टन। अब उसका रिवर्स क्वेश्चन पूछते भाई सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट, तो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा एलिमेंट हुआ दिया है, तत्व, एलिमेंट की बात कर रहा है ये, ठीक है। और ये होता है हीलियम, हमारा हीलियम गैस, हीलियम होती, और ये -272 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीन्स गलती मतलब कंप्रेस हो गई, हाँ इसका मेल्टिंग मतलब कंप्रेस, संपीड़ित हो गई। उच्चतम गलनांक वाला तत्व क्या है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट, इस तत्व का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक है। तो हमें ध्यान रखना है कार्बन, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट, और ये 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए ये पूछा है मेटल, कौन से मेटल का, टंगस्टन, कौन सा एलिमेंट का सबसे कम है, तो हीलियम, और किस एलिमेंट का सर्वाधिक है, तो है कार्बन। तो कार्बन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलेगा, 3500 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघल जाता है, ठीक है। और गलनांक मेल्टिंग के लिए अभी बताया गया, प्रयुक्त यूनिट क्या होती है, सेल्सियस होती है, डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन चीज़ें पिघलती हैं, तो ये डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट की यूनिट होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग इंग्लिश में देख लेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूज़न क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट है सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट किसका कितना होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमारी आमतौर की ज़िंदगी में एक बहुत ही, आजकल गर्मी के दिन है, तो भाई आइसक्रीम होती है। तो आइसक्रीम हम जानते हैं कि भाई पिघल जाती है, आइसक्रीम पिघल जाती है। तो इसको पिघलने से बचाने के लिए हम लोग भी एक फ्रीजिंग मिक्सचर का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, जिसको हिंदी में हिम मिश्रण कहते हैं, हिम मिश्रण कहते हैं। हिम मिश्रण का मतलब है एक ऐसा मिक्सचर जो बर्फ़ के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम बर्फ़ के साथ यदि NaCl घरेलू नमक को मिला दें, घरेलू नमक को मिला दें, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट घटकर कितना हो जाएगा। ऐसा तो जनरली बल्ब पिघलती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट अब घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। देखिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए हम लोगों ने देखा होगा जो आइसक्रीम वाले होते हैं,
तो जो पुराने आइसक्रीम वाले होते होंगे तो देखे होंगे जब कुल्फ़ी वगैरह बेचनी आती है तो उनके पानी में नमक मिला रहता था, ठीक है, नमकीन होती थी बाहर डिब्बी। या फिर जो वो पोंप पोंप करके भोंपू वाले आइसक्रीम वाले आते थे, उनके ठेले के बाहर चारों तरफ क्या देखते थे, एक बर्फ़ को वो ठोक ठोक के वो क्या नमक के साथ ठोक देते थे, ताकि बाहर तो इतनी गर्मी है सॉरी, बाहर तो इतनी गर्मी होती है, तो बर्फ़ के तापमान को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, नमक और बर्फ़ का एक मिश्रण बनाते हैं, जिसके कारण बर्फ़ हमारी काफ़ी देर से पिघलती है। क्यों ऐसा होता है कि वो उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड को घटा करके -22 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है। इसी मिश्रण को हम लोग हिम मिश्रण कहते हैं, और इसी कारण से आइसक्रीम वगैरह जल्दी पिघलती नहीं उनकी, और हम में क्योंकि पिघल जाएगी तो खाने में मज़ा नहीं आएगी, और इसलिए हम हार्ड फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। तो आइसक्रीम वगैरह, तो इससे जुड़ा क्वेश्चन आपको यही है, हिम मिश्रण क्या होता है, हिम मिश्रण किसका होता है, तो बर्फ़ और नमक का मिश्रण होता है। ये क्या करता है, बर्फ़ के मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, घटाकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा देता है, जिसके कारण बर्फ़ हमारी जल्दी नहीं पिघलती है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।